नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का मेरा ई कंटेंट का टॉपिक है पेपर फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी से प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अपने बीए के सिलेबस के साथ साथ जीएस के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि प्रवाल भित्ति होती क्या है, इसकी परिभाषा। नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। उसके नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल से जानेंगे। और उसके नेक्स्ट में जानेंगे प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग क्या है, अर्थात उनका क्षय कैसे हो रहा है, उनके कारण कौन कौन से हैं। और अंत में जानेंगे प्रवाल भित्तियों का इम्पोर्टेंस या उनका महत्व क्या है। स्टेप बाय स्टेप करके स्लाइड बाय स्लाइड से इन चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। हो सकता है कि एक वीडियो में ये पूरा नहीं आए, तो हमें समझने से मतलब है तो 2 या 3 वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सामान्यतः मैं आपको बता दूं कि प्रवाल होता क्या है कि एक मूंगा नाम का एक जीव होता है। अब वो अपने चारों तरफ कैल्शियम का खोल बनाता है। थोड़े दिनों बाद में वो मृत हो जाता है। दूसरा कोरल पॉलिप या मूंगा आता है और उसी खोल के चारों तरफ एक कैल्शियम का और खोल बना लेता है। ऐसे ये चेन चलती रहती है और एक बड़ी भित्ति या दीवार का निर्माण हो जाता है। उसे ही हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। जैसे कि स्लाइड में दिख रहा है सामने आपको कि प्रवाल भित्ति एक समुद्री जैविक स्थलाकृति है। इसकी उत्पत्ति समुद्री कैल्शियम युक्त प्रवाली जीवों के क्रम से मृत होने एवं इसके अवशेषों के क्रमशः एकत्रित होने से होती है। यह एक कटक युक्त संरचना है जिसका विस्तार सागर नितल से समुद्र तल की ओर एक दीवार की तरह होता है। इसके साथ सागरीय जल के लगभग बंद हो जाने से लैगून झील का विकास होता है। इसका कोई ना कोई भाग समुद्र की ओर खुला होता है, जिससे समुद्री जल का आवागमन एवं ज्वारीय जल का प्रवेश होता रहता है। तो इस तरीके से जैसे ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसमें भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी सेंड करूँगा, इसका असाइनमेंट भी सेंड करूँगा। हो सकता है कि तब आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं कि प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए आदर्श दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, जिसमें लवणता होती है, तापमान होती है, गहराई कितनी होनी चाहिए, सूर्य की रोशनी की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए। कई फैक्टर इसमें काम करते हैं। बात करते हैं लवणता की, तो प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए आदर्श रूप में औसत लवणता 27 से 30 होनी चाहिए। मैंने आपको लवणता के चैप्टर में भी बताया था कि समुद्री लवणता को प्रति 1000 ग्राम में भार के रूप में देखा जाता है। लवणता का यह अनुपात उष्णकटिबंधीय महासागरों में गर्म जलधाराओं और गर्म व्यापारिक पवनों के प्रभाव से महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग पर पाए जाते हैं। और अधिक स्वच्छ जल और अधिक लवण युक्त जल प्रवाली जीवों के अनुकूल नहीं होता है। इसी कारण अधिक वर्षा के विषुवतीय प्रदेश में प्रवाली संरचना नहीं पाई जाती है। लाल सागर जैसी उष्णकटिबंधीय अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में प्रवाली जीवों का विकास नहीं हो पाता और प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि प्रवाल के लिए एक पर्टिकुलर सैलिनिटी या लवणता पाई जाती है, होनी जरूरी होती है, जो कि 27 से 30 होती है। बात करें अन्य आदर्श दशाओं की, तो उसमें एक है सूर्य की रोशनी। प्रवाली जीवों का मुख्य भोजन हरे रंग का प्लैंकटन है, अतः इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता आवश्यक होती है। इसके लिए सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है, ताकि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया घटित हो सके। अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होगा
तो इसका प्लैंकटन का विकास अच्छा होगा और प्रवाल को अच्छा भोजन मिलता रहेगा। बात करते हैं गहराई की, तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ एक प्लेटफॉर्म टाइप में होता है, वो इसके लिए होना ज़रूरी है। तो कम गहराई पर स्थिर प्लेटफॉर्म का होना आवश्यक है ताकि प्लैंकटन का तीव्र विकास हो सके। प्लैंकटन का विकास होगा तो क्या होगा, प्रवाल को प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता रहेगा और वो अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। प्रवाली जीवों के लिए भी प्लेटफॉर्म का होना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में 50 से 55 मीटर तक की गहराई पर समुद्री प्लेटफॉर्म का होना आवश्यक होता है। इससे अधिक गहराई पर वो अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। बात करें प्रवाल भित्ति के प्रकारों की, तो इनकी अवस्थिति के अकॉर्डिंग प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती है। पहली तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग रीफ, दूसरी अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ, और तीसरा है वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटोल रीफ। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग रीफ। तटीय प्रवाल भित्ति 50 से 55 मीटर मोटी और कम गहरे लैगून की संरचना है जो महाद्वीपों से संलग्न होती है। ये समुद्र तल से नीचे होती है और इसके लैगून में जीवित प्रवाल पाए जाते हैं। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ। ये आकार में सबसे बड़ी होती है। अवरोधक प्रवाल भित्ति तटीय प्रवाल भित्ति की अपेक्षा अधिक मोटी प्रवाल संरचना होती है। इसमें लैगून की गहराई अधिक होती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, की औसत ऊंचाई 160 मीटर है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। थर्ड है वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटोल रीफ। अन्य दोनों प्रकार जो ऊपर बताए हमने के प्रवाल संरचना के मुकाबले वलयाकार प्रवाल भित्ति अधिक और अधिक गहरे लैगून वाली होती है। इन्हीं से प्रवाली द्वीपों का विकास हुआ है। प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप समूह के बिकनी द्वीप की प्रवाल संरचना 180 मीटर मोटी है। अब बात करें हम इन्हीं प्रवाल भित्तियों के प्रकारों की, तो देखिए फर्स्ट में लेफ्ट में जो डायग्राम है वो है तटीय प्रवाल भित्ति का। तट के एकदम पास में है और छोटी सी चिचली सी लैगून कभी कभी इसमें बन जाती है। सेकंड जो इमेज है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति का है। इसमें लैगून बड़ी बनती है। जो ऊपर से एरो आ रहा है वो लैगून का है। और थर्ड है एटोल जो कि घोड़े के नाल के समान होती है। ये हैं इनके डायग्राम। तो ये डिटेल देख के आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो अगर, तो आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर बन जाता है। जो भी विद एग्जाम्पल हो तो एक शानदार वाला आंसर बनता है, मार्किंग अच्छी होती है। प्रवाल भित्ति से संबंधित कई सिद्धांत थे जिसमें डार्विन, जेली और मरे के सिद्धांत बहुत ही फेमस हैं। इन सिद्धांतों को एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहला है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल रीफ इन। अब देखिए एक डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर गहराई, डार्विन का क्या मानना था कि एक पर्टिकुलर गहराई पर ही प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। अगर उससे नीचे वो प्रवाल भित्ति चले जाती है तो ऊपर की तरफ ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है प्रवाल और एक निश्चित गहराई पर जाके फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से डार्विन ने क्या कहा कि प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ, उसके बाद में उसका अवतलन हुआ तो उसके ऊपर की तरफ प्रवाल ग्रोथ करने लग गया। इस तरीके से अवतलन और ग्रोथ और एक बड़ी प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे कि डार्विन ने प्रवाल संरचना से संबंधित अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक मोटी प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति की व्याख्या करना था। डार्विन ने अपने सिद्धांतों के लिए मार्शल द्वीप का बिकनी द्वीप को आधार बनाया जहां 1800 मीटर तक मोटी प्रवाल संरचना पाई जाती है। डार्विन के सिद्धांत के आगे चलते हैं तो डार्विन के अनुसार उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में पूर्वी तटीय भाग पर प्रवाल संरचना के विकास का कारण तापमान एवं लवणता की दशाओं का अनुकूल होना है। यहाँ गर्म व्यापारिक पवनें एवं गर्म जलधाराएं तापमान एवं लवणता की औसत दशा को बनाए रखती हैं।
लेकिन प्रवाल संरचना की मोटाई में भिन्नता और विभिन्न प्रकार की प्रवाल संरचना का पाया जाना समुद्री चबूतरा या समुद्री प्लेटफॉर्म के क्रमिक अवतरण से संबंधित है। प्रवाली जीवों के विकास के लिए आवश्यक दशाओं की उपलब्धता में यदि 50 से 55 मीटर की गहराई पर समुद्री प्लेटफॉर्म स्थित हो तब वहां तटीय प्रवाल संरचना की उत्पत्ति होती है। डार्विन के सिद्धांत में यह आज्ञा है कि वर्तमान में तटीय प्रवाल भित्ति आदर्श दशाओं के अनुरूप ही पाए जाते हैं, लेकिन अवरोधक एवं वलयाकार प्रवाल भित्तियां प्राचीन प्रवाल भित्तियों के क्रमिक अवतरण के कारण विकसित नवीन प्लेटफॉर्म पर प्रवाल जीवों के विकास के साथ उत्पन्न हुए। जब तटीय प्रवाल भित्ति में अवतरण होता है तब ये समुद्र तल से नीचे नवीन प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है। इसके ऊपर प्रवाली जीवों के विकास और मृत्यु के बाद अवशेषों के स्तरीकरण से अधिक मोटी और अधिक गहरे लैगून संरचना का विकास होता है, जिसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। और वर्तमान की अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ इसी प्रक्रिया से विकसित हुई है और ये तटीय प्रवाल भित्ति का ही रूपांतरण है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि एक तो अवतलन हुआ और अवतलन के बाद तटीय अवरोधक और एटोल प्रवाल भित्ति का निर्माण क्रमिक रूप से होता है। इसी को आगे अच्छे से समझे तो देखिएगा कि अवरोधक प्रवाल भित्तियों में अवतलन की दशा में इसके ऊपर वाली प्रवाली जीवों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होने से अधिक मोटी और गहरे लैगून वाली वलयाकार प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। वर्तमान में विश्व में उपलब्ध वलयाकार भित्तियां अवरोधक प्रवाल भित्तियों का ही रूपांतरण है। इस तरह अधिक मोटी प्रवाल संरचनाएं सागर नितल में अवतलन के कारण तटीय प्रवाल भित्तियों के अवरोधक भित्तियों में और अवरोधक भित्तियों के वलयाकार भित्तियों में रूपांतरण से संरचनाएं विकसित हुई हैं। वलयाकार प्रवाल संरचना के अध्ययन से यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित होता है कि गहराई के साथ विभिन्न युगों में निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं और सबसे गहराई पर स्थित संरचना सर्वाधिक प्राचीन है। डेविस ने डार्विन के अवतरण सिद्धांत का समर्थन किया और अधिक मोटी प्रवाल संरचना के क्षेत्र में अवतरण के प्रमाण उपलब्ध कराया, अर्थात उन्होंने अवतरण की पुष्टि की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है कि डार्विन के सिद्धांत का समर्थन किसने किया, तो ये थे आंसर है इसका डेविस। बात करते हैं हम डेली का हिम नियंत्रण सिद्धांत या डेलीज ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ कोरल रीफ। तो देखिए इसमें डेली द्वारा प्रतिपादित हिम नियंत्रण सिद्धांत प्रवाली संरचना के विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है। इसमें जलवायु परिवर्तन और इसी अनुरूप सागर तल परिवर्तन को प्रवाली संरचना के विकास और मोटाई में भिन्नता का आधार माना गया है। और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दूं कि डेली साहब ने पर्टिकुलर टाइम माना था कि इससे पहले प्रवाल नहीं थे, इसके बाद ही प्रवालों का विकास हुआ था। और इसी को आगे स्लाइड में देखते हैं। चलो, डेली के मत के अनुसार प्रवाल भित्तियाँ प्लेस्टोसीन हिमयुग के बाद ही निर्मित हुई हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेस्टोसीन हिमयुग के दौरान सागरों व महासागरों का जल तल 65 से 75 मीटर तक नीचा हो गया था। तापमान गिर जाने के कारण प्रवाल नष्ट हो गए थे और सागर तल से गिर जाने के कारण पूर्व में निर्मित प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, चबूतरे आदि जल के बाहर निकल आए थे। अब कालांतर में इन द्वीपों का और इन शिखरों का जलमग्न वेदिकाओं के रूप में परिवर्तित हो गए। हिमयुग की समाप्ति पर समुद्रों का तापमान बढ़ा होगा और साथ ही जल स्तर भी ऊपर उठा होगा, ये मानना था डेली साहब का। ऐसी स्थिति में हिमयुग के दौरान जीवित बचे प्रवालों ने इन जलमग्न वेदिकाओं पर भित्ति का निर्माण करना शुरू कर दिया हो और इस प्रकार क्रम से प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि प्लेस्टोसीन युग का संदर्भ दिया था, उसके बाद ही प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ था। इस स्लाइड से भी जो मैंने लास्ट में बताया उसको समझ सकते हो कि हिम नियंत्रण का किस तरीके से सिद्धांत था। प्लेस्टोसीन काल के समय हिम आइस युग आया, उसके बाद अवतलन हुआ, उसके बाद वापस मेल्ट हुई, टेम्परेचर बढ़ा और धीरे धीरे प्रवालों का निर्माण कैसे हुआ। लास्ट सिद्धांत है मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें स्थलखंड स्थिर था
और मरे साहब कहते हैं कि इसमें ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, पीडीएफ में पढ़ लेना इसको, कि एक ही पर्टिकुलर जगह पर उसका अवतलन न हो, ना उत्थान न हो, स्थल स्थिर रहे, उसके चारों तरफ ही पर्टिकुलर दशाएं मिलने पर ही प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है दो ही, डार्विन का अवतलन सिद्धांत और डेली का हिम नियंत्रण सिद्धांत। धन्यवाद।